हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय चैनल सिंपल स्टडी ट्रिक। मैं आज आप लोग को क्लास 10th का जियोग्राफी चैप्टर 1 संसाधन एवं विकास का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर बताऊंगा, जो कि बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए, यदि आपको वीडियो पसंद आएगा तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। चलिए फ्रेंड्स, मैं आप लोग को बता देता हूँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जियोग्राफी के जो बोर्ड के एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। देखिए, चैप्टर 1 है जियोग्राफी के संसाधन एवं विकास। संसाधन एवं विकास फर्स्ट जो आपसे पूछा जाएगा, संसाधन की परिभाषा या अर्थ। संसाधन की परिभाषा या अर्थ, चलिए बताते हैं। जैसे कि यहाँ देखिए आगे हैं संसाधन की परिभाषा या अर्थ। तो हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रयोग की जा सकती है और जिसको बनाने के लिए प्रतिनिधि उपलब्ध है, संसाधन कहलाती है। संसाधन मानवीय क्रियाओं का परिणाम है। वे पर्यावरण में पाए जाने वाले पदार्थों को संसाधनों में परिवर्तित करती है। ठीक फ्रेंड्स, फिर उसके बाद संसाधन का वर्गीकरण। तो संसाधनों को निम्नलिखित भागों में विभाजित किया गया है। जैसे कि नंबर फर्स्ट है उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार में क्या क्या आते हैं? जैव व अजैव संसाधन। तो जैव संसाधन जिन संसाधनों की प्राप्ति जीवमंडल से होती है और इनमें जीवन व्याप्त है, जैव संसाधन कहलाती हैं। जैव संसाधन जिन संसाधनों की प्राप्ति जीवमंडल से होती है और इनमें जीवन व्याप्त है, जैव संसाधन कहलाती है। जैसे में मनुष्य हो गए, वनस्पति हो गए, प्राणी जात इत्यादि। अजैव संसाधन वे संसाधन जिनमें एक निश्चित जीवन क्रिया का अभाव होता है, अर्थात निर्जीव वस्तुओं से बने होते हैं, तो उसे अजैव संसाधन कहते हैं। जैसे चट्टानें, सोना, चांदी, लोहा, गिट्टी इत्यादि। अजैव संसाधन वे संसाधन जिनमें एक निश्चित जीवन क्रिया का अभाव होता है, अर्थात निर्जीव वस्तुओं से बने होते हैं, तो उसे अजैव संसाधन कहते हैं। जैसे चट्टानें, सोना, चांदी, लोहा, गिट्टी इत्यादि। फिर उसके बाद आता है समाप्ति के आधार पर। तो समाप्ति के आधार पर आता है नवीकरणीय संसाधन व अनवीकरणीय संसाधन। अब नवीकरणीय संसाधन तो वे संसाधन जिन्हें भौतिक व रासायनिक क्रियाओं द्वारा पुनः उत्पन्न किया जा सकता है, उन्हें नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा इत्यादि। अनवीकरणीय संसाधन जिन संसाधनों का विकास एक लंबे भूवैज्ञानिक अंतराल में होता है, तो उसे अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। जैसे खनिज, कोयला इत्यादि। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक करिएगा, चैनल पे नया तो सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो को एंड तक देखिएगा, आपको समझ में आएगा। बोर्ड के एग्ज़ाम में इसमें से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं जियोग्राफी से। ठीक है फ्रेंड्स, क्लास 10th के। फिर उसके बाद आता है स्वामित्व के आधार पर। स्वामित्व के आधार पर आता है व्यक्तिगत संसाधन, सामुदायिक संसाधन, राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। व्यक्तिगत संसाधन किसे कहते हैं? तो व्यक्तिगत संसाधन वे संसाधन जो निजी व्यक्तियों के स्वामित्व में होते हैं, व्यक्तिगत संसाधन कहलाते हैं। देखिए कितना छोटा छोटा आंसर है फ्रेंड्स। वे संसाधन जो निजी व्यक्तियों के स्वामित्व में होते हैं, व्यक्तिगत संसाधन कहलाते हैं। जैसे बाग, चारागाह, तालाब, कुआं इत्यादि। सामुदायिक संसाधन वे संसाधन जो समुदाय के सभी सदस्यों को उपलब्ध होते हैं, सामुदायिक संसाधन कहलाते हैं। सामुदायिक संसाधन वे संसाधन जो समुदाय के सभी सदस्यों को उपलब्ध होते हैं, सामुदायिक संसाधन कहलाते हैं। जैसे चारण भूमि, पिकनिक स्थल, खेल के मैदान इत्यादि। फिर आता है यहाँ पर राष्ट्रीय संसाधन। अब राष्ट्रीय संसाधन किसे कहते हैं? तो जिस संसाधन पर देश की सरकार का कानूनी अधिकार होता है, राष्ट्रीय संसाधन कहलाता है। जैसे सड़क, नहरें, रेलवे लाइन इत्यादि। अंतर्राष्ट्रीय संसाधन जब अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं संसाधनों का नियंत्रण करती हैं, तो इस प्रकार के संसाधन को अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। जैसे तटरेखा से 200 समुद्री मील की दूरी से पहले महासागर संसाधन। ठीक है फ्रेंड्स, कितना छोटा छोटा आंसर है ना।
चलिए अब नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। आता है विकास के स्तर के आधार पर। विकास के स्तर के आधार पर संभावित संसाधन, विकसित संसाधन, भंडार संसाधन, संचित संसाधन या संचित कोष। अब संभावित संसाधन वे संसाधन जो किसी प्रदेश में विद्यमान होते हैं परंतु इनका उपयोग नहीं किया गया, संभावित संसाधन कहलाते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर भारत के पश्चिमी भाग, विशेषकर राजस्थान व गुजरात में सौर और पवन ऊर्जा की अपार संभावना है। ठीक फ्रेंड्स, फिर उसके बाद आता है विकसित संसाधन। विकसित संसाधन तो वे संसाधन जिनका सर्वेक्षण किया जा चुका हो और उनके उपयोग को गुणवत्ता निर्धारित की जा चुकी हो, उसे विकसित संसाधन कहते हैं। देखिए फ्रेंड्स, कितना छोटा छोटा आंसर है ना। चलिए अब नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। भंडार संसाधन। अब भंडार संसाधन किसे कहते हैं? तो पर्यावरण में उपलब्ध वे पदार्थ जो मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं लेकिन उपयुक्त तकनीकी के अभाव में उसकी पहुंच से बाहर है। जैसे उदाहरण के लिए जल दो गैसों में हाइड्रोजन व ऑक्सीजन का यौगिक है, हाइड्रोजन ऊर्जा का स्रोत बन सकता है। ठीक फ्रेंड्स, फिर उसके बाद आता है संचित संसाधन या संचित कोष। संचित संसाधन या संचित कोष तो यह संसाधन भंडार का भी हिस्सा है जिन्हें उपलब्ध तकनीकी ज्ञान की सहायता से प्रयोग में लाया जा सकता है। जैसे नदियों के जल को विद्युत पैदा करने के लिए प्रयोग की जाती है। इस प्रकार बांधों में जल बांध आदि संचित कोष हैं। ठीक फ्रेंड्स, फिर उसके बाद आता है आपका भूमि संसाधन। तो भूमि संसाधन किसे कहते हैं? भूमि सबसे सिंपल है, देखिए छोटा छोटा हम यहाँ पे आंसर लेकर आए हैं। भूमि संसाधन किसे कहते हैं? तो हम जिस भूमि पर रहते हैं, ठीक फ्रेंड्स, हम जिस भूमि पर रहते हैं और अनेकों आर्थिक क्रियाकलाप करते हैं तथा विभिन्न रूपों में इसका उपयोग करते हैं, तो इसे भूमि संसाधन कहते हैं। भारत में विभिन्न प्रकार की भू आकृतियाँ पाई जाती हैं, जैसे पर्वत पठार, मैदान और दूई पाए जाते हैं। लगभग 43% भू क्षेत्र मैदान है और 30% भाग पर्वत है तथा देश के क्षेत्रफल का 27% भाग पठारी है। वीडियो पसंद आएगा तो फ्रेंड्स लाइक करिएगा। फिर उसके बाद आता है भूमि निम्नीकरण और उसके संरक्षण के उपाय। अब भूमि निम्नीकरण और उसके संरक्षण के उपाय क्या क्या है? तो मानव क्रियाकलापों के कारण भूमि का निम्नीकरण हो रहा है। इस समय भारत में लगभग 1.3 करोड़ हेक्टेयर भूमि निम्नीकृत है। मानवीय क्रियाकलापों जैसे वनों का उन्मूलन, अति पशुचारण और खनन भूमि का निम्नीकरण हुआ है। भूमि निम्नीकरण की समस्याओं को सुलझाने के कई तरीके हैं। नंबर फर्स्ट, वनों का रोपण और चरागाहों का उचित प्रबंधन इसमें कुछ हद तक मदद कर सकते हैं। नंबर सेकेंड, पशुचारण नियंत्रण और रतीले टीलों का कांटेदार झाड़ियाँ लगाकर भूमि की कटाव को रोका जा सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, फिर उसके बाद क्या आएगा? मृदा किसे कहते हैं? हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मृदा किसे कहते हैं, या फिर इनका वर्गीकरण कीजिए। ठीक है, तो मृदा सबसे महत्वपूर्ण नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है। मृदा सबसे महत्वपूर्ण नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है। यह पौधों के विकास का माध्यम है जो पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के जीवों का पोषण करती हैं। फिर मृदा का वर्गीकरण या मिट्टी का वर्गीकरण। फ्रेंड्स देखिए, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। मिट्टी का वर्गीकरण बताइए या मृदा का वर्गीकरण। आप इसमें कन्फ्यूजन मत होइएगा, मृदा का वर्गीकरण या मिट्टी का वर्गीकरण एक ही होता है। चलिए मैं बता देता हूँ मिट्टी कितने प्रकार की होती हैं। तो देखिए, मिट्टी मैक्सिमम हम यहाँ पे 6 प्रकार लिखे हैं। भारत में अनेक प्रकार की मृदाएं पाई जाती हैं, क्योंकि मैंने 6 मृदाएं
6 प्रकार की मृदाएं का नाम लिख चुका हूँ। चलिए जैसे यहाँ देखिए, जलोढ़ मृदा, काली मृदा, मरुस्थलीय मृदा, लाल व पीली मृदा, लैटराइट मृदा, वन मृदा। अब जलोढ़ मृदा किसे कहते हैं, चलिए आगे पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे आया जलोढ़ मृदा। ये देखने में तो इतना बड़ा आंसर है, मैं ये याद करने का सबसे शॉर्टकट ट्रिक बताता हूँ। देखिए जलोढ़ मृदा, जलोढ़ मृदा तो यह देश की महत्वपूर्ण मृदा है। संपूर्ण उत्तरी मैदान जलोढ़ मृदा से बना हुआ है। यह मृदा 3 महत्वपूर्ण नदियाँ जैसे सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र द्वारा लाई गई मिट्टियों से। वायु के आधार पर जलोढ़ मृदाएँ 2 प्रकार की होती हैं। नंबर फर्स्ट, पुरानी जलोढ़ मृदा को बांगर तथा नई जलोढ़ मृदा को खादर कहते हैं। देखिए फ्रेंड्स, जलोढ़ मृदा यह देश की महत्वपूर्ण मृदा है। संपूर्ण उत्तरी मैदान जलोढ़ मृदा से बना हुआ है। यह मृदा 3 महत्वपूर्ण नदियाँ सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र द्वारा लाई गई मिट्टियों से। वायु के आधार पर जलोढ़ मृदाएँ 2 प्रकार की होती हैं। नंबर फर्स्ट, पुरानी जलोढ़ मृदा जिसे हम लोग बांगर कहते हैं, तथा नई जलोढ़ मृदा जिसे हम लोग खादर कहते हैं। ठीक है। अब जलोढ़ मृदाएँ बहुत उपजाऊ होती हैं। इनमें पोटास, फास्फोरस और चूना पाया जाता है। इस मृदा में गन्ने और गेहूँ और दलहन फसलों की खेती की जाती है। देखिए क्वेश्चन इससे बनेगा, जैसे कि बहुविकल्पी जो क्वेश्चन होता है, जलोढ़ मृदाएँ में गन्ने, चावल, गेहूँ और दलहन फसलों की खेती की जाती है। जलोढ़ मृदा में, काली मृदा में, लैटराइट मृदा में, तो आपको इसमें से पता रहेगा तो आप बता दीजिएगा जलोढ़ मृदा में। ठीक फ्रेंड्स। फिर उसके बाद आता है काली मृदा। अब काली मृदा, तो इन मृदाओं का रंग काला होता है। इन्हें रेगा मृदा भी कहते हैं। काली मृदा कपास की खेती के लिए उपयुक्त मानी जाती है। इसलिए इस मृदा को काली कपास मृदा भी कहा जाता है। देखिए कितना आसान है। इन मृदाओं का रंग काला होता है, इन्हें रेगा मृदा भी कहा जाता है। काली मृदा कपास की खेती के लिए उपयुक्त मानी जाती है, इसलिए इस मृदा को काली कपास मृदा भी कहते हैं। अब देखिए ये मृदाएं कहाँ कहाँ पाई जाती हैं। यह मृदाएं महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के पठार पर पाई जाती हैं। काली मृदा बहुत ही महीन कणों से बनी हुई है। काली मृदा बहुत ही महीन कणों से बनी हुई है। इस मृदा में कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटाश और चूने जैसे पौष्टिक तत्व पाए जाते हैं, लेकिन इसमें फास्फोरस की मात्रा कम होती है और ये गीली होने पर चिपचिपी हो जाती है। फिर उसके बाद आता है लैटराइट मृदा। अब लैटराइट मृदा तो लाल मृदा। लैटराइट मृदा तो यहाँ पर है लाल मृदा, लाल और पीली मृदाएँ। तो लाल मृदाएँ ढक्कन के पठार की पूर्वी और दक्षिणी हिस्सों में आग्नेय चट्टानों पर कम वर्षा वाले भागों में विकसित हुई है। लाल और पीली मृदा, तो लाल मृदा ढक्कन के पठार की पूर्वी और दक्षिणी हिस्सों में आग्नेय चट्टानों पर कम वर्षा वाले भागों में विकसित हुई है। यह मृदा उड़ीसा, छत्तीसगढ़ व पश्चिम घाट के पहाड़ियों में पाई जाती है। इन मृदाओं का लाल रंग आग्नेय व रूपांतरित चट्टानों में लौह धातु के कारण होता है। उसके बाद आता है आपका लैटराइट मृदा। लैटराइट मृदा, तो लैटराइट मृदा ग्रीक भाषा के शब्द लेटर से लिया गया है। लैटराइट मृदा ग्रीक भाषा के शब्द लेटर से लिया गया है। इसका अर्थ ईंट है। ठीक है। यह भारी वर्षा से अत्यधिक निछाल का परिणाम है। यह भारी वर्षा से अत्यधिक निछाल का परिणाम है। इसमें समांतर पौधों के पोषक तत्वों की कमी होती है। इसमें समांतर पौधों के पोषक तत्वों की कमी होती है। यह मृदा अधिकतर दक्षिणी राज्यों महाराष्ट्र, पश्चिम घाट, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल के कुछ भागों तथा उत्तर पूर्वी भागों में
पाई जाती है। इस मिट्टी पर्णपाती व सादा हरित वन पाए जाते हैं। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश व केरल की लाल लैटराइट मृदा काजू की फसल के लिए अधिक उपयुक्त होती है। ठीक फ्रेंड्स, हमने पढ़ लिया जलोढ़ मृदा, काली मृदा, लाल व पीली मृदा, लैटराइट मृदा। अब पढ़ेंगे मरुस्थलीय मृदा। मरुस्थलीय मृदा तो मरुस्थलीय मृदाओं का रंग लाल व भूरा होता है। मरुस्थलीय मृदाओं का रंग कैसा होता है? लाल व भूरा होता है। ये मृदाएं आमतौर पर रेतीली व लवण युक्त होती हैं। कुछ क्षेत्रों में नमक की मात्रा इतनी अधिक होती है कि झीलों से जल वाष्पीकृत करके खाने का नमक बनाया जाता है। इस मृदा में नमी की मात्रा कम होती है। मृदा की सतह के नीचे कैल्शियम की मात्रा बढ़ती चली जाती है। इस मृदा को सही तरीके से सिंचित करके कृषि योग्य बनाया जा सकता है। ठीक फ्रेंड्स, जैसे कि पश्चिम राजस्थान में हो रहा है। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आएगा तो लाइक करिएगा, चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब करिएगा। फिर लास्ट है वन मृदा। वन मृदा तो ये मृदाएं आमतौर पर पहाड़ी व पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती हैं, जहां पर्याप्त वर्षा वन उपलब्ध है। नदी घाटियों में ये मृदाएं दोमट व सिल्टदार होती हैं। ये मृदाएं बहुत ही उपजाऊ होती हैं। वन मृदा ये मृदाएं आमतौर पर पहाड़ी व पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती है। यह पर्याप्त वर्षा वन उपलब्ध है। नदी घाटियों में ये मृदाएं दोमट व सिल्टदार होती हैं। ये मृदाएं बहुत ही उपजाऊ होती हैं। फिर उसके बाद आता है मृदा अपरदन किसे कहते हैं। मृदा अपरदन किसे कहते हैं, इसके संरक्षण का उपाय लिखिए। तो मृदा अपरदन तो मृदा के कटाव और उसके बहाव की प्रक्रिया को मृदा अपरदन कहते हैं। मृदा के कटाव और उसके बहाव की प्रक्रिया को मृदा अपरदन कहते हैं। ठीक फ्रेंड्स, जैसे कि मृदा के बनने और अपरदन की क्रिया आमतौर पर साथ साथ चलती हैं। संरक्षण के उपाय यानी इसकी व्यवस्था। ठीक है, जैसे मृदा अपरदन की संरक्षण के लिए अधिक वृक्ष रोपण करनी चाहिए। इसके बचाव के लिए जैसे कि उपाय जो है मृदा अपरदन के संरक्षण के लिए अधिक वृक्ष रोपण करना चाहिए। निर्माण व खनन प्रक्रियाओं पर रोक लगानी चाहिए। मृदा अपरदन के संरक्षण के लिए अतिरिक्त पशु चराई से बचना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ पर जैसे आता है आपका पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है, तो अधिक सिंचाई। ठीक फ्रेंड्स, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है, तो अधिक सिंचाई। किस प्रांत में सीढ़ीदार खेती की जाती है। देखिए फ्रेंड्स, ये बहुविकल्पी में आता है क्वेश्चन कि जैसे किस प्रांत में सीढ़ीदार खेती की जाती है, तो उत्तराखंड में। ठीक फ्रेंड्स, धन्यवाद। मैं